नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आज की वीडियो में मैं फिर लेकर हाजिर हूँ आपके लिए जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए एग्ज़ाम के लिए राजस्थान सेवा नियम के पार्ट फर्स्ट के चैप्टर 2 डेफिनेशंस के और एमसीक्यूज। जैसे अपन ने पिछले वीडियो में बात की थी, एमसीक्यूज को अपन ने डिस्कस किया था, उसी के कंटिन्यूएशन में जो और क्वेश्चंस बन सकते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए उसके बारे में अपन और बात करते हैं। तो अपन बात करते हैं क्वेश्चन 49 की। तो वो है स्थानीय निधि से क्या आशय है, मतलब लोकल फंड से क्या मतलब होता है, लोकल फंड में क्या क्या शामिल होता है। तो यहाँ आंसर जो आएगा वो अपना आएगा ऑप्शन ए, सरकारी नियंत्रण के निकायों द्वारा अर्जित राजस्व। मतलब जो सरकार के नियंत्रण में, सरकार के जो कंट्रोल में जो निकाय हैं, बॉडीज है, उनके द्वारा जो अर्जित राजस्व होगा या जो राजस्व मतलब रेवेन्यू जनरेट करेंगे उसको लोकल फंड अपन कहते हैं। फिर क्वेश्चन 50 है अपना, एक राज्य कर्मचारी 23 जनवरी को अवकाश पर प्रस्थान करता है और 3 माह 20 दिन तक अवकाश पर रहता है, उसको अवकाश वेतन किस दिनांक तक दिया जाएगा। मतलब कोई कर्मचारी 23 जनवरी को लीव पे चला जाता है, छुट्टी लेके चला जाता है, और छुट्टी जो लेता है वो 3 माह 20 दिन के लिए लेता है। तो उसको, जैसे अपन ने पहले बात की थी, जब अवकाश पर रहता है तो उसको वेतन नहीं मिल के उसको अवकाश वेतन मिलता है, मतलब लीव सैलरी उसको मिलती है। तो यहाँ लीव सैलरी उसको किस दिनांक तक मिलेगी, कब तक उसको सैलरी की जगह लीव सैलरी मिलेगी। तो अब याद करो, आप डेफिनेशन अपन ने पढ़ी थी, तो वो माह यानी मंथ की जो डेफिनेशन पढ़ी थी, तो उसमें अपन ने ये देखा था कि माह के लिए सबसे पहले अपन जो पूर्ण माह है उसकी कैलकुलेशन यानी उसकी गणना करेंगे, उसको काउंट करेंगे, उसके बाद फिर दिनों की गणना करते हैं अपन। तो यहाँ देखो पूर्ण माह कौन कौन से होंगे, 23 जनवरी से 3 माह अपन लेते हैं, तो जनवरी पूरा नहीं है अपन, तो इसको काउंट नहीं करेंगे पूरे माह में। फिर फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये 3 महीने अपने पूरे हैं, तो ये तो 3 महीने हो गए। अब 20 दिन की अपन कैलकुलेशन करेंगे, तो जनवरी में कितने दिन छुट्टी पे रहा वो, तो 23 जनवरी से 31 जनवरी तक वो छुट्टी पे रहेगा। तो यहाँ पे कितने दिन हो गए, यहाँ 9 दिन हो गए उसके। तो जनवरी के तो 9 दिन हो गए, बाकी 11 दिन बचे वो मई में आएंगे उसके, तो ये छुट्टी पे रहेगा वो 11 मई तक। तो यहाँ ऑप्शन जो आएगा ए आएगा। तो मतलब 11 मई तक वो छुट्टियों पे है, तो उसको जो लीव सैलरी यानी अवकाश वेतन मिलेगा वो 11 मई तक मिलेगा। फिर 12 मई से उसको सैलरी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी अगर वो ज्वाइन कर लेता है तो। फिर अपन बात करते हैं क्वेश्चन 51 की। एक राज्य कर्मचारी 2 जनवरी से 1 मार्च तक सेवा से अनुपस्थित रहता है, उसकी सेवा से अनुपस्थिति अवधि मानी जाएगी। मतलब 2 जनवरी से लेके 1 मार्च तक कोई कर्मचारी छुट्टी पे रहता है, तो उसकी अनुपस्थिति कितने दिन की मानी जाएगी। मतलब माह में अपन को वापस इसको कैलकुलेट करना है, तो वही वापस अपन पूर्ण माह देखते हैं यहाँ पे। तो न तो पूर्ण माह जनवरी है न ही मार्च है, सिर्फ एक इकलौता माह जो पूर्ण है, मतलब पूरे दिवस इसमें छुट्टी पे है, वो है फरवरी। तो 1 माह तो वो हो गया। उसके अलावा जनवरी में कितने दिन हो गए, जनवरी में हो गए 2 जनवरी से 31 जनवरी, 30 दिन ये हो गए, और एक दिन मार्च का हो गया, मतलब टोटल 31 दिन हो गए। तो अपन ने माह की जब कैलकुलेशन पढ़ी थी उसमें था कि भाई माह जो होगा वो 30 दिवस को 1 माह मानते हैं। तो यहाँ 31 दिन है, तो मतलब 1 माह 1 दिवस हो गया वो, मतलब तो 1 फरवरी का माह हो गया, जबकि 1 माह ये हो गया, तो 2 माह 1 दिवस हो गया। मतलब टोटल जो वो छुट्टियों पे रहेगा वो हो जाएगा ऑप्शन बे, 2 माह 1 दिन। तो ये इसका आंसर आएगा इस हिसाब से। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन 52। तो क्वेश्चन 52 है अपना, स्थायी नियोजन के कर्मचारी नहीं होते हैं, मतलब परमानेंट एम्प्लॉयमेंट के जो एम्प्लॉई हैं वो कौन नहीं होते हैं, मतलब स्थायी नियोजन के कर्मचारी किसको नहीं कहते हैं अपन। तो यहाँ जो ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन द, उपरोक्त सभी। मतलब न तो शिक्षार्थी, न अनुबंधित कर्मचारी, न दैनिक वेतन भोगी, मतलब अप्रेंटिस या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो एम्प्लॉय लग रखे हैं, या डेली वेजेज पे जो लग रखे हैं, ये तीनों ही जो कर्मचारी होंगे इनको अपन स्थायी नियोजन के कर्मचारी नहीं मानते हैं। फिर क्वेश्चन 53 है, स्थानापन्न नियुक्ति के समय कर्मचारी अपना पदाधिकार रखता है। मतलब सब्सटेंटिव जो उसकी पोस्टिंग होएगी या ऑफिशिएट जब होएगा वो, तब उसको क्या किस पोस्ट पर उसका पदाधिकार रहता है, मतलब तो यहाँ ऑप्शन ए आएगा, अपने मूल पद पर। मतलब जिस पोस्ट पर उसको लगा रखा है उसके अलावा किसी और पर उसको लगा दिया, तो उसकी जो ओरिजिनल मूल पद है उसी पर उसकी पदाधिकार रहता है, उसका लियन रहता है। उसके स्थानापन्न वाले पद पर उसका कोई पदाधिकार उसको नहीं मिलता है। फिर क्वेश्चन 54 है, कर्मचारी वेतन प्राप्त नहीं करता है जब नियुक्त होता है। मतलब कब उसको वेतन नहीं मिलेगा, जब वो अपॉइंट होता है तब उसको वेतन नहीं मिल के कुछ और मिलता है, तब कौन सी सिचुएशन होती है, वो किस रूप में वो कार्य कर रहा होता है। तो यहाँ ऑप्शन ए आएगा, परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में, मतलब प्रोबेशनर ट्रेनिंग के रूप में। जैसा अपने को पता है कि आपकी जैसे ज्वाइनिंग आएगी
तो स्टार्टिंग में आपको प्रोबेशनर ट्रेनी के रूप में रखा जाएगा 2 साल तक, तो वहाँ आपको सैलरी नहीं मिल के आपको फिक्स रेमुनरेशन मिलता है। जो पहले से नियत पारिश्रमिक है जो सरकार ने डिसाइड कर रखा है वो आपको मिलता है मंथली, उसमें आपको सैलरी नहीं मिलती है 2 साल तक। आप जब फिक्स हो जाएगी उसके बाद मिलती है फिर वो सैलरी। फिर क्वेश्चन 55 है, वेतन में शामिल होता है, मतलब पे में क्या शामिल होता है, क्या इंक्लूड करते हैं अपन। तो यहाँ भी ऑप्शन द ही आएगा, उपरोक्त सभी। मतलब क्या क्या शामिल होगा, मूल वेतन, व्यक्तिगत वेतन और विशेष वेतन। मतलब बेसिक पे, पर्सनल पे और स्पेशल पे, ये तीनों इसमें शामिल होती है। फिर क्वेश्चन 56 है, चिकित्सा अधिकारियों को स्वीकृत नॉन प्रैक्टिस अलाउंस यानी प्रैक्टिस बंदी भत्ता को निम्न में से किस प्रयोजन के लिए गणना में माना जाएगा। मतलब किसकी कैलकुलेशन के लिए अपन जो चिकित्सकों को नॉन प्रैक्टिस अलाउंस यानी प्रैक्टिस बंदी भत्ता मिलता है। मतलब जैसे सरकारी जो चिकित्सक होगा वो अगर प्राइवेट में नहीं देखता है, मतलब प्राइवेट अपनी क्लिनिक नहीं चलाता है या लोगों को नहीं देखता है, तो उसके एवज में उसको नॉन प्रैक्टिस अलाउंस सरकार देती है। तो वो किस चीज़ के लिए काउंट किया जाएगा, तो यहाँ फिर ऑप्शन द आएगा वापस, उपरोक्त सभी। मतलब किस किस के लिए काउंट होएगा, पेंशन एवं उपादान के लिए, अवकाश वेतन के लिए, महंगाई भत्ते की गणना के लिए, इन तीनों चीज़ों के लिए उसको कैलकुलेशन में उसको शामिल करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन 57, सेवानिवृत्ति या पेंशन शब्द में सम्मिलित होता है। मतलब सुपरएनुएशन या पेंशन जो वर्ड अपन यूज करते हैं उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, तो यहाँ ऑप्शन द आएगा, उपरोक्त सभी। मतलब सारी चीज़ें इंक्लूड होगी। क्या क्या, सेवानिवृत्ति के बाद प्राप्त मासिक पेंशन, ग्रेच्युटी यानी उपादान, मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपादान। मतलब जो आपको पेंशन मिलेगी सेवानिवृत्ति के बाद मासिक, वो इसमें शामिल है। ग्रेच्युटी यानी उपादान, ग्रेच्युटी की राशि वो भी शामिल है। और मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपादान यानी मतलब डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी, वो भी इसमें शामिल होती है। तीनों चीज़ें इसमें शामिल होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, क्वेश्चन 58 है, व्यक्तिगत वेतन कर्मचारी को कब स्वीकृत किया जाता है। मतलब पर्सनल पे उसको कब मिलती है, कर्मचारी को कब उसको स्वीकृत की जाती है। तो यहाँ ऑप्शन ए आएगा, वेतन में संशोधन से उसके मौलिक वेतन में होने वाली हानि के अंतर के रूप में स्वीकृत। मतलब कोई वेतन संशोधन होता है तो उसके मौलिक वेतन जो मूल वेतन है उसमें कोई कमी हो जाती है, मतलब कोई डिफरेंस आता है, उसकी हानि को कम, जो अंतर होता है उसको पाटने के लिए या उसको कम करने के लिए ये स्वीकृत किया जाता है। जो डिफरेंस होता है उसकी मूल वेतन में और जो वेतन संशोधन से जो उसका वेतन हो गया उसमें जो डिफरेंस आ जाता है उसको कवर करने के लिए ये व्यक्तिगत वेतन स्वीकृत किया जाता है। फिर क्वेश्चन 59 है, सेवा में व्यतीत अवधि के साथ निम्न में से कौन सा अवकाश अर्जित होता है। मतलब जैसे जैसे आप ड्यूटी करोगे, जैसे जैसे सेवा में आप टाइम दोगे, जैसे जैसे आपकी सेवा बढ़ती जाएगी, जितने साल की आपकी सेवा हो जाएगी उस हिसाब से ये अवकाश अर्जित होते रहते हैं। तो कौन से अवकाश होते हैं यहाँ, तो यहाँ ऑप्शन से आएगा, उपरोक्त ए एवं ब दोनों। मतलब उपार्जित अवकाश जिसको प्रिविलेज लीव भी कहते हैं, अर्धवेतन अवकाश यानी हाफ पे लीव, ये दोनों सेवा के व्यतीत किए गए समय के हिसाब से आपको मिलते रहते हैं। जैसे जैसे आपकी सेवा ज़्यादा होती रहेगी ये ज़्यादा आपकी सेवा में उस हिसाब से जुड़ते रहेंगे, जबकि रूपांतरित अवकाश में ऐसा नहीं है। फिर क्वेश्चन 60 अपना कल्पना के आधार पर नियत वेतन राजस्थान सेवा नियम के अनुसार कहलाता है। मतलब कल्पना के आधार पर अपन जो वेतन फिक्स करते हैं, सैलरी जो अपन डिसाइड करते हैं उसको राजस्थान सेवा नियमों के अनुसार क्या कहते हैं, तो उसको अपन कहते हैं ऑप्शन ब परिकल्पित वेतन, मतलब प्रिजम्पटिव पे। मतलब ये अपन कल्पना के हिसाब से मानते हैं कि अगर इस वाली पोस्ट पे अपनी अगर ज्वाइनिंग मिलती है अपने को या इस पे लगाया गया होता तो अपना क्या वेतन होता, उस हिसाब से उसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन ब आएगा परिकल्पित वेतन। फिर क्वेश्चन 61 है, राज्य कर्मी को सामान्यतः परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी अवधि पर कितने समय तक रखा जाता है। मतलब कर्मचारी को अपन प्रोबेशनर ट्रेनिंग वाली पीरियड कितने समय तक रहती है लगभग नॉर्मली, तो यहाँ सामान्यतः वो 2 साल तक रहता है। जैसा अपन ने काफ़ी बार बात कर ली है ये कि 2 साल तक नॉर्मली वो रहता है, हो सकता है ये एक्सटेंड भी हो जाए लेकिन ये 2 साल रहता है नॉर्मली। फिर 62 है क्वेश्चन, कर्मचारी को विशेष वेतन कब दिया जाता है। मतलब कर्मचारी को स्पेशल पे कब मिलेगी, किस किस कर्मचारी को किस स्थिति में मिलती है ये, तो यहाँ ऑप्शन से आएगा, विशेष या कठिन प्रकृति के पद पर कार्य करने पर। मतलब किसी ऐसे पद पर लगा दे जिसमें विशेष कोई कार्य होता हो या कोई हार्ड ड्यूटी हो, कठिन प्रकृति के कोई कार्य हो, तो ऐसे पद पर कार्य करता है तो उसको विशेष वेतन दिया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन से आएगा। फिर अपन बात करते हैं क्वेश्चन 63 की,
सरकार में सेवा को मुख्यतः कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। तो ये अपन ने जब डेफिनेशन पढ़ रहे थे तभी मैंने आपको कहा था कि जो सेवा है, सर्विस जो है, उसको अपन ने 2 ही कैटेगरी में बांट रखा है। तो वो 2 कैटेगरियाँ क्या क्या है, वो है उच्च सेवा और चतुर्थ श्रेणी सेवा। तो 2 ही सेवाएँ हैं, चतुर्थ श्रेणी सेवा और उच्च सेवा, मतलब सुपीरियर सर्विस और 4th क्लास सर्विस। फिर बात अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की करते हैं। तो क्वेश्चन 64 है, उच्च सेवा कहलाती है, मतलब सुपीरियर सर्विस कौन सी होती है। तो अपन ने जैसे बात की थी 2 में से 1 सेवा ये हो गई। तो उच्च सेवा होती है जो जिसमें क्या क्या शामिल हो जाता है अपना, तो जो चतुर्थ श्रेणी सेवा के अलावा जो भी शामिल होगा वो सारी उस जो भी बचेगी वो उच्च सेवा कहलाती है। तो उसमें क्या क्या आ जाएगा, यहाँ ऑप्शन द आएगा, उपरोक्त सभी, मतलब राजपत्रित पद की सेवा, राजपत्रित पद की सेवा, मंत्रालयिक संवर्ग की सेवा, मतलब गेस्टेड पोस्ट वाली जो सर्विस हो गई, नॉन गेस्टेड सर्विस हो गई, और जो मिनिस्ट्रियल सर्विस कैडर वाली सर्विस हो गई, ये तीनों उच्च सेवा में आती है, 4th क्लास में नहीं आती है। फिर क्वेश्चन 65 है, निम्न में से कौन सा उच्च पद का उच्च सेवा का पद नहीं है, मतलब सुपीरियर सर्विस का कौन सी पोस्ट नहीं है निम्न में से। तो यहाँ ऑप्शन द आएगा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, मतलब 4th क्लास जो एम्प्लॉय होगा वो इसके उच्च सेवा का पद में नहीं आता, वो चतुर्थ श्रेणी सेवा का कर्मचारी माना जाता है। बाकी ये तीनों जो ऑप्शन है, राजस्थान प्रशासनिक सेवा पद, ये अपनी गेस्टेड सर्विस का पोस्ट हो गई है, अधीनस्थ लेखा सेवा का पद है, ये अपनी सबऑर्डिनेट सर्विस का पद है, और कनिष्ठ लिपिक हो गया मिनिस्ट्रियल सर्विस का। तो ये तीनों उच्च सेवा के होते हैं, जबकि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 4th क्लास सर्विस का पद माना जाता है। फिर क्वेश्चन 66 है, स्थायी नियुक्ति कब मानी जाती है, मतलब परमानेंट पोस्टिंग कब, अपॉइंटमेंट कब माना जाता है, कब अपन मानेंगे कि उसकी स्थायी नियुक्ति हो गई है कर्मचारी की। तो यहाँ ऑप्शन ए आएगा, स्थायी पद पर पदाधिकार अर्जित करने पर, मतलब कोई परमानेंट पोस्ट पर उसको लियन मिल जाता है, कोई पदाधिकार वो अर्जित कर लेता है किसी परमानेंट पोस्ट पर, स्थायी पद पर, तो उसको ये माना जाएगा कि उसको स्थायी नियुक्ति मिल गई है। फिर क्वेश्चन 67 है, निश्चित समय अवधि के लिए सर्जित पद कहलाता है, मतलब कोई किसी पोस्ट को अपन ने निश्चित समय के लिए जो पहले से फिक्स है कितने टाइम के लिए उसको सर्जित किया है, क्रिएट किया है, उसके बाद वो ऑटोमेटिक समाप्त हो जाता है, तो ऐसे पद क्या कहलाते हैं। तो ये अपन ने पहले बात की थी, ऐसे पद अपने अस्थायी पद कहलाते हैं, मतलब ऑप्शन से आएगा टेम्परेरी पोस्ट, मतलब जो लिमिटेड समय के लिए ही उसको सर्जित की जाती है, उस टाइम के बाद वो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाती है। फिर क्वेश्चन 68 है, कर्मचारी को किसी पद पर निश्चित समयावधि के लिए लगाया जाए तो वह पद कहलाता है, मतलब कोई किसी पद पर लगाया है किसी कर्मचारी को, लेकिन उसको लगाया सिर्फ निश्चित समयावधि के लिए, मतलब लिमिटेड टाइम के लिए, उसके बाद उसको हटा दिया जाएगा वहाँ से, तो ऐसे पद क्या कहलाते हैं। तो ऐसे ऑप्शन ब आएगा यहाँ पे, सावधि पद। तो सावधि पद पे उसकी पोस्टिंग होती है, वो निश्चित समय के लिए होती है, उसके बाद उसको वहाँ से हटा दिया जाता है। फिर क्वेश्चन 69 है, वेतनमान में न्यूनतम से चलकर अधिकतम पर पहुंचने को कहा जाता है, मतलब वेतनमान जो न्यूनतम से लेकर अधिकतम की तरफ चलता है तो उसको क्या कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन ए आएगा, समय वेतनमान, मतलब टाइम स्केल ऑफ पे, उसको अपन ये कहते हैं। फिर क्वेश्चन 70 है, पेंशन के अयोग्य संस्थापन माने जाते हैं, मतलब नॉन पेंशनेबल एस्टेब्लिशमेंट कौन से होते हैं, जहाँ मतलब इसको अपन पेंशन के अयोग्य संस्थापन भी कहते हैं। तो ऐसे कौन से होते हैं। तो यहाँ ऑप्शन ब आएगा, जब कर्मचारी संवेतन मद के अतिरिक्त अन्य परिवार मद से राशि प्राप्त करे, मतलब उसको संवेतन मद मतलब कि जो सैलरी हेड होता है उसके अलावा किसी और हेड से, कोई सा भी हेड हो सकता है, ऑफिस एक्सपेंडिचर या कोई और मद हो सकता है। फिर क्वेश्चन 71 है, निम्न में से कौन सा अवकाश सेवा के साथ अर्जित होता है। तो अपन ने पहले भी बात की थी कि जैसे जैसे आप ड्यूटी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आपकी सेवा अवधि बढ़ती जाएगी कि 5 साल हो गई, 10 साल हो गई, उस हिसाब से ये अर्जित होते रहते हैं, आपके काउंट होते रहते हैं और ये आपकी सर्विस में जुड़ते रहते हैं। तो ऐसे कौन से अवकाश हैं। तो यहाँ ऑप्शन है आएगा, अर्धवेतन अवकाश, मतलब हाफ पे लीव, जो आपकी सेवा के हिसाब से जुड़ते रहते हैं। बाकी रूपांतरित अवकाश, अध्ययन अवकाश और असाधारण अवकाश सेवा से इनका कोई लेना देना नहीं, कितनी भी सेवा हो गई हो इससे इन पे इफेक्ट नहीं आएगा। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको और वीडियो की तरफ पसंद आई होगी। यहाँ पर अपन ने चैप्टर 2 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बन सकते थे वो मैंने लगभग कवर करवा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ इससे आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर हाजिर हूँगा आपके लिए चैप्टर 3 की शॉर्ट्स नोट्स लेकर।
जिससे आप उसके बारे में आप समझ सको थोड़ा सा, और उसके बारे में ब्रीफ अपन थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।